आज के शो की शुरुआत एक नक्शे से करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फिलिस्तीन का नक्शा दिख रहा है। इसमें आपको फिलिस्तीन के दो प्रांत दिख रहे होंगे, पहला गाजा पट्टी और दूसरा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। गाजा पर हमास और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक पर फतह का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक के अधिकतर हिस्सों पर वैसे तो इजराइल ने अवैध कब्जा किया है, लेकिन नाम के लिए ही सही फतह को याद रखिएगा। साल 2006 के चुनाव में फतह और हमास के बीच फूट पड़ी। बात सिर्फ वैचारिक मतभेद तक सीमित नहीं रही, बाकायदा एक जंग लड़ी गई दोनों के बीच। 150 से ज्यादा आम शहरी मारे गए। फिर हमास गाजा तक सीमित रह गया और फतह वेस्ट बैंक तक। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की जंग ने मिडिल ईस्ट के साथ फिलिस्तीन की अंदरूनी राजनीति को भी बदला है। अब खबर आई है कि दोनों गुट इजिप्ट में मीटिंग कर रहे हैं। बात चल रही है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा पर किसका शासन चलेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल साफ कर चुके हैं कि जंग के बाद गाजा की कमान हमास के हाथ में तो नहीं होगी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो ये तक भी कहा है कि वो गाजा चलाने के लिए फतह पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि गाजा का क्या होगा। खबर आई है कि हमास और फतह ने एक जॉइंट कमेटी बनाने का फैसला किया है जो जंग के बाद गाजा चलाएगी। غزة وكما ذكرت هناك بالفعل وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتداولان يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك فيما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية। तो आज के शो में हम समझेंगे कि जंग के बाद गाजा कौन चलाएगा, क्या फतह और हमास का प्लान कामयाब होगा और क्या इजराइल इस प्लान के लिए तैयार होगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा गाजा की। Brought to you by Haier and ITIL. हालिया विवाद समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, पर आज हम इतिहास मैप के जरिए समझेंगे। पहले मैप देखिए। 1917 से पहले फिलिस्तीन की जमीन पर ओटोमन एम्पायर का राज था। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस जमीन पर कब्जा किया। उस समय फिलिस्तीन का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। अंग्रेजों के आने के पहले फिलिस्तीन में महज 6% यहूदी रहते थे। इसके बाद फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को लाकर बसाया जाने लगा। कट टू 1947। 1947 के बरस तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 6 से बढ़कर 33% हो गई थी। इसके पीछे ज़ायनिस्ट संगठनों का हाथ था। उन्होंने इस जमीन को यहूदियों की पवित्र भूमि बताई और अपनी आबादी बढ़ाते गए। यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जे करने शुरू किए। इससे दोनों के बीच टेंशन बढ़ी। कुछ विवाद हिंसक भी होने लगे थे। इसलिए यूएन ने इसी बरस 1947 में फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। 55% जमीन यहूदियों को दी गई, 45% हिस्सा अरब आबादी के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए, इजराइल तो 7 दशकों से एक देश बना हुआ है, लेकिन आज तक फिलिस्तीन राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा तक नहीं मिल पाया। बहरहाल यूएन का 1947 वाला प्लान भी नाकाम रहा, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता गया और आज फिलिस्तीन मात्र गाजा और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में सिमट कर रह गया है। ये तो हुई बात फिलिस्तीन के इतिहास की। अब उन 2 बड़े संगठनों के बारे में समझते हैं जो आज के फिलिस्तीन की राजनीति में दबदबा रखते हैं। पहला फतह और दूसरा हमास का वजूद। एक एक कर दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फतह के बारे में समझते हैं। इसकी शुरुआत एक धर्मनिरपेक्ष संगठन के रूप में हुई थी। कुवैत में इसकी शुरुआत हुई थी। 1957 में यासिर अराफात इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। फिर मई 1964 में अरब लीग के झंडे तले पीएलओ बना। फतह इसमें शामिल हुआ। बाद में अराफात पीएलओ के सदर बने और अपनी मृत्यु तक ये जिम्मेदारी संभाली। फिर महमूद अब्बास को इसका नेता चुना गया। अभी वही पीएलओ के मुखिया हैं। 2006 वाले चुनाव में फतह ने चुनाव लड़ा था, इसलिए अभी वेस्ट बैंक चलाने का जिम्मा फतह के पास ही है। वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी पीए के जरिए यहाँ का मैनेजमेंट देखता है। आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमास की। शेख अहमद यासिन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने इस संगठन का गठन किया दिसंबर 1987 में। 1988 में संगठन ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपना चार्टर जारी किया, अपना मकसद जाहिर किया। क्या मकसद?
इसराइल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। हालांकि बाद में उसने अपना चार्टर बदला। हमास अब 1967 के बॉर्डर के मुताबिक फिलिस्तीन बनाने की शर्त मानता है। हमास और पीएलओ दोनों फिलिस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों का तरीका और विचार अलग है। इन दोनों संगठनों के वजूद के अलावा 1993 का ओस्लो अग्रीमेंट भी समझना जरूरी है। क्या था इस अग्रीमेंट में? 3 बड़ी चीजें थी। पहली, फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दे दी गई। दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। और तीसरा, गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसको फतह चलाती है। इस समझौते पर इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री यित्ज़हाक साबिन ने दस्तखत किए और फिलिस्तीनी पक्ष की तरफ से साइन किया यासिर अराफात ने। हमास ने इस समझौते की निंदा की, कहा पीएलओ इजराइल के साथ मिल गया है। ओस्लो समझौते पर दस्तखत होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। यह अटैक आगे चलकर हमास की पहचान बना। हमले के बाद से हमास फिलिस्तीनी एहतिजाज का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह पीए का चेहरा बने महमूद अब्बास। उनके पास न तो अराफात जैसा सपोर्ट था, न ही उनके जितनी स्वीकार्यता। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा। फिर आया साल 2006, फिलिस्तीन में चुनाव हुए। इसमें फतेह और हमास आमने सामने थे। जो भी जीतता वो गाजा और वेस्ट बैंक पर राज करता। फिलिस्तीन की लेजिस्लेटिव काउंसिल की 132 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए 67 यानी 67 सीट्स चाहिए थी। परिणाम हमास की तरफ था, उसे 74 सीटें मिली। इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बनने वाले थे, लेकिन फतेह ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल ने फतेह का समर्थन किया। दोनों के बीच वैसे ही वैचारिक मतभेद थे। इस चुनाव के बाद यह अदावत और भी बढ़ गई। बात खाना जंगी यानी सिविल वॉर तक पहुंच गई। हमास और फतेह की इस लड़ाई में 150 से ज्यादा लोग मारे गए। कि हमास और फतेह ने सुलह करने की कोशिश नहीं की? कई कोशिशें हुई। कतर, इजिप्ट, चीन समेत कई देशों ने बातचीत करवाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई। बातचीत की 2 कोशिशों का जिक्र हम किए देते हैं। पहली कोशिश सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। यही मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल काबा है। फरवरी 2007 में हमास की तरफ से खालिद मशाल और फतेह की तरफ से महमूद अब्बास मक्का पहुंचे। यहाँ पर दोनों पक्षों ने समझौते पर साइन किए। क्या था समझौते में? दोनों मिलकर फिलिस्तीन में यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। आंतरिक कलह और राजनीतिक मतभेद को बातचीत के जरिए निपटाएंगे। एक अन्य कोशिश जुलाई 2024 में चीन ने करवाई। राजधानी बीजिंग में हमास और फतेह के लोग इकट्ठे हुए। दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यहाँ भी बात नहीं जमी। तो हमास और फतेह के बीच सुलह क्यों नहीं हो पा रही? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे अहम वजह विदेशी दबाव है। नेतन्याहू खुलेआम कह चुके हैं कि अगर हमास फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी पीए में शामिल होता है तो हम उनके साथ नाता तोड़ देंगे। ओस्लो समझौते के बाद इजराइल पीए के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा महमूद अब्बास से भी 2013 में हमास के साथ समझौते पर अमेरिकी दबाव की बात कबूली थी। दूसरी वजह है विचार। हमास का अपना मिलिट्री विंग है, मतलब वो हथियार के सहारे से फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ फतेह बातचीत से फिलिस्तीन का मसला हल करना चाहता है। फतेह इजराइल से बातचीत करता है, लेकिन हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता। हालांकि वो 1967 वाले बॉर्डर के हिसाब से फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का समर्थन करता है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसे शुरू में बताया गया, जंग खत्म होने के बाद गाजा चलाने पर चर्चा हो रही है। अमेरिका और इजराइल कह चुके हैं कि हम हमास को शासन नहीं करने देंगे। इसलिए फतेह और हमास दोनों ने इजिप्ट में मीटिंग की। लंदन से चलने वाली अल अरबी अल जदीद वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि दोनों गुटों के बीच सहमति बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गुट इस बात पर तय हुए हैं कि दोनों मिलकर एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे जो जंग के बाद गाजा चलाएगी। यह व्यवस्था तब तक कायम रहेगी जब तक कोई दूसरा हल नहीं निकल जाता, अगला चुनाव नहीं होता। दोनों गुट वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम के क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा पर भी एक हुए हैं। खबर तो यह भी है कि यह कमेटी इजिप्ट से गाजा को जोड़ने वाली रफा बॉर्डर को भी नियंत्रित करेगी। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने पूछा कि क्या इजराइल इस समझौते के लिए राजी होगा? मैं नहीं समझता कि इजराइल राजी होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए राजी हो जाए ताकि होस्टेजेस उसको वापस मिल जाएं, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए कि इजराइल के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आम जनता, कोई भी हमास के फेवर में नज़र नहीं आता। हमास का समर्थन कोई भी नहीं चाहता कि हमास वहाँ पे दोबारा वापस आए।
अमेरिका भी दिल अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भी बार बार कहा है, साफ कहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि हमस इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन है। फिर उसके अलावा उन्हीं ने यही नहीं हानिया और इस्माइल हानिया और उनके मरने पे, हसन नसरुल्लाह के मरने पे उन्हीं ने कहा ये आतंकवादी थे जिनकी हत्या इजराइल ने की है। और तो मुझे नहीं लगता कि ये वेस्ट बैंक के अधिकतर इलाके पर अभी इजराइल का ही कंट्रोल है। ऑस्लो समझौते के मुताबिक फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी पीए को जो अधिकार मिलने थे वो उसे नहीं दिए गए। इस विफलता के लिए नेतन्याहू और उनकी पार्टी को जिम्मेदार माना जाता है। अब हमास और फतह मिलकर कमेटी बना रहे हैं। क्या ये प्लान सफल हो पाएगा? देखिए, अगर चाहे कोई एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों अरब हैं, दोनों पैलेस्टीनियन हैं, दोनों की कंसर्न एक है, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। और दूसरी बात ये कि पीएलओ एक बड़ी संस्था है, उसमें बहुत से ग्रुप्स हैं। इनको कुछ चीज़ें हैं, इनको आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा और इनको मेन स्ट्रीम इस्लामिक ग्रुप बन के आते हैं तो शायद सहमति इनकी हो जाए किसी तरह से। लेकिन ये प्रेजेंट लीडरशिप जो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपस में रंजिशें हैं एक दूसरे के लिए। और ये है कि हालात ऐसे हैं जो मजबूर कर रहे हैं इनको जुड़ने के लिए। युद्ध के बाद गाजा का क्या हो सकता है? क्या किसी अरब देश को इसे चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी? ये जॉइंट कमेटी चलाएगी इसे? इजराइल अमेरिका मिलकर कोई प्लान बनाएंगे? सबसे करीबी मामला क्या आपको लगता है? देखिए, फिलहाल तो इजराइल नहीं चाहता कि कोई दूसरा वहाँ पे आए। और जिस तरीके से नॉर्दर्न गाजा में वो इस वक्त इथनिक क्लिनजिंग जिसे कहना चाहिए चल रही है, और वो पूरा पार्ट आधा गाजा को डिवाइड करने का है उनका, और वहाँ से लोगों को निकालने की बात की जा रही है। यही नहीं बल्कि एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। वहाँ पे सी साइड एरिया है, गाजा बहुत सुंदर एरिया है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है और कोई भी चाहेगा वहाँ रहना। दोबारा से नेतन्याहू जी ने कहा भी है कि वो सेटलमेंट वहाँ पे बनाएंगे अपने गाजा के अंदर। और एक सेटलमेंट की उन्हीं ने नींव भी रखी थी काफ़ी पहले, कई महीने हो गए उसको। तो वो उसमें इन हालात में किसी को वो मुझे नहीं आने देंगे। जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, हमास से ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और जितने दूसरे ग्रुप हैं, ईरान, वार भी फैलती हुई नज़र आती है। अब सीरिया के अंदर आ गई, सीरिया के बाद फिर इराक, ईरान भी जा सकती है। तो पूरा क्षेत्र में ये दसियों साल की लड़ाई अब हो चुकी है, ये नहीं रुकने वाली है। मुझे लगता है कि अब बड़ी खबर सेगमेंट को यहीं पर क्लोज करते हैं और रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने यूक्रेन को 5,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। ओलाफ अभी यूक्रेन के ही दौरे पर हैं। वो 2 दिसंबर को यहां पहुंचे थे, जो 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से उनका दूसरा यूक्रेन दौरा है। यूक्रेन को मदद भेजने का ऐलान शुल्ज ने एक्स पर एक पोस्ट कर किया। लिखा, जर्मनी यूरोप में यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बना है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सैन्य उपकरण देने का ऐलान करूंगा। ओलाफ शुल्ज और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दोनों लीडर्स ने क्या कहा, सुनते हैं। Nach den USA ist Deutschland mit rund 28 Milliarden Euro der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Zentral bleibt für uns die Unterstützung für die Luftverteidigung. Wir haben bereits 5 komplette IST-SLM-Systeme geliefert, 3 Patriot-Systeme und mehr als 50 Gepard-Flakpanzer samt Flugkörpern, Munition und Ersatzteilen. Noch im Dezember wird ein 6. IST-SLM-System, weitere Startgeräte für Patriot und weitere Gepard-Flakpanzer hinzukommen. Und auch im nächsten Jahr. Auch 2025 werden wir weitere Luftverteidigungssysteme, Haubitzen, Kampf- und Aufklärungsdrohnen, Artilleriemunition sowie 6 bewaffnete Sea King-Hubschrauber liefern, um nur einiges zu nennen. Росія не робить подарунків, і мир ми можемо забезпечити тільки завдяки силі нашої зброї, нашої дипломатії у взаємодії.
शुल्स का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूर्वी सीमा पर यूक्रेनी सेनाएं कमजोर पड़ रही हैं, रूस को बढ़त मिल रही है और जनवरी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बतौर राष्ट्रपति वापसी के बाद यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले सहयोग को लेकर भी आशंकाएं बनी हुई है। यहाँ ये बात भी मेंशन करते चले कि इसी साल नवंबर में शुल्स के एक फोन कॉल ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था और युद्ध रोकने की बात कही थी। तब जेलेंस्की ने इसकी आलोचना भी की थी। दूसरी सुर्खी जॉर्जिया से आई है। जॉर्जिया में नई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वजह है सरकार का एक फैसला। जॉर्जिया की सरकार ने 28 नवंबर को यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से जुड़ा एक फैसला लिया था। इसके तहत जॉर्जिया के ईयू में शामिल होने की बातचीत को 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღის რიგში არ დავაყენოთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ასევე 2028 წლის ბოლომდე უარს ვამბობთ ყოველგვარ საბიუჯეტო გრანტზე ევროკავშირის მხრიდან. रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्जिया सरकार का यह फैसला ईयू के एक फैसले के जवाब में आया था। 28 नवंबर को ईयू ने जॉर्जिया में अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव के नतीजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और चुनाव में अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। इसके अलावा ईयू ने फिर से चुनाव कराने और प्रधानमंत्री सहित कई सीनियर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। जॉर्जिया में 26 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए गए थे। इसमें सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जीडी को सबसे ज्यादा 89 सीट्स मिली। बहुमत के आंकड़े से ये 13 सीट ज्यादा थी। वहीं विपक्ष के खाते में 61 यानी कि 61 सीट्स आई, लेकिन विपक्ष ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और जीडी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव में छेड़छाड़ की, ऐसा भी कहा। जीडी ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया। उधर अमेरिका और पश्चिमी देश चुनाव की जांच करवाने की मांग करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। जॉर्जिया की राष्ट्रपति सलोम जुराबिरशिविली भी प्रदर्शनों में शामिल हो गई। जीडी 2012 से जॉर्जिया की सत्ता में बनी हुई है। उसे प्रो रशियन पार्टी समझा जाता है। राष्ट्रपति और विपक्ष को प्रो यूरोपियन यूनियन समझा जाता है। विपक्ष ने जॉर्जिया को ईयू में शामिल करने के नाम पर ही चुनाव लड़ा था, मतलब विपक्ष का पूरा चुनाव से पहले सर्वे में विपक्षी गठबंधन को आगे बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव में जीडी की जीत हुई। विपक्ष का आरोप है कि जीडी ने यूक्रेन युद्ध के बाद से विदेश नीति में रूसी प्रभाव बढ़ाया है। उनका कहना है कि जीडी के सत्ता में आने के बाद जॉर्जिया कभी ईयू में शामिल नहीं हो पाएगा। जीडी के आलोचकों का आरोप है कि जीडी ने देश को यूरोपियन संघ से दूर कर दिया है और रूस के करीब ले गया है। 28 नवंबर के फैसले के बाद जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। उनके हाथों में ईयू और जॉर्जिया का झंडा है। दिसंबर 2023 में ही जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में सदस्यता का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन ईयू ने कहा कि पार्टी के लाए गए कानून रूस से प्रेरित हैं और यूरोपीय संघ की सदस्यता में बाधा डालते हैं। इन कानूनों में विदेशी एजेंट और LGBTQAI राइट्स पर प्रतिबंध शामिल हैं। मई 2024 में जीडी फॉरेन एक्सचेंज बिल लेकर आई थी। विपक्ष ने तब भी जीडी पर रूसी हितों को साधने का आरोप लगाया था। इस कानून के खिलाफ जॉर्जिया में प्रदर्शन भी हुए थे। इस बीच नई सरकार ने 25 नवंबर को संसद का पहला सेशन शुरू किया, लेकिन विपक्ष नई संसद का बहिष्कार कर रहा है। ईयू समर्थक राष्ट्रपति सलोम जुराबिरशिविली की कंट्रोवर्शियल कोर्ट से चुनाव नतीजों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और नई सरकार को अवैध घोषित किया है। उनका कहना है कि चुनाव में रूस ने भी इंटरफेयर किया है। रूस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि जुराबिरशिविली का कार्यकाल दिसंबर में ही खत्म हो रहा है। 14 दिसंबर को नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव को लेकर भी जीडी की आलोचना की जा रही है। 2017 में जीडी के सत्ता में रहते हुए राष्ट्रपति चुने जाने के प्रोसेस में बदलाव किए गए थे। आलोचकों का कहना है कि पार्टी ने ऐसे नियम बनाए जिससे उनका समर्थन ही, मतलब उनका जो समर्थक होगा या उनका समर्थन जिसे हासिल होगा वो ही राष्ट्रपति बनेगा। अब बढ़ जाते हैं तीसरी सुर्खी की तरफ। बीबीसी ने रूस के कुर्स्क इलाके में मौजूद यूक्रेनी सैनिक से बातचीत करते हुए एक रिपोर्ट छापी है। बातचीत में यह खुलासा हुआ है कि वे पीछे हट रहे हैं और रूसी सेना धीरे धीरे कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर रही है। इसके अलावा उन्हें कब्जा किए गए इलाके पर काबू बनाए रखते हुए ट्रंप की वापसी का इंतजार करने को कहा गया है, ताकि जब समझौतों पर बातचीत शुरू हो तो यूक्रेन के हाथ में कुर्स्क इलाका हो। इस रिपोर्ट से जंग और सैनिकों के हालात के बारे में और क्या क्या पता चला है, पॉइंट्स में सुनते हैं। सैनिकों ने बताया कि उनका मकसद आगे की जमीन कब्जा करना नहीं, बल्कि कब्जा की गई जमीन को बचाना है और वो इस मकसद में खासा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इन सैनिकों में किसी को भी अब तक कोई नॉर्थ कोरियाई सैनिक नजर नहीं आया, जबकि रिपोर्ट्स का कहना है कि रूस की तरफ से नॉर्थ कोरियाई सैनिक कुर्स्क इलाके में तैनात किए गए हैं। सैनिकों का कहना है कि उन्हें कम से कम एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक को पकड़ने के लिए कहा गया है, वो भी उचित दस्तावेजों के साथ। इसके लिए उन्हें इनाम स्वरूप ड्रोन या अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।
कुछ सैनिकों के जहन में यह सवाल है कि क्या कुर्स्क हमले का बुनियादी मकसद वाकई पूरा हो रहा है या नहीं। जानकार मानते हैं कि कुर्स्क इलाके पर हमला रूसी सैनिकों को बाकी फ्रंट से ध्यान हटाने के लिए किया गया था। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से भी सैनिकों के हौसले को बल नहीं मिला। उनका कहना है कि कोई भी इतने मुश्किल हालात में बैठकर मिसाइलों के लिए गुहार नहीं लगाता है। हम यहाँ लड़ाई में हैं और मिसाइलें कहीं और इस्तेमाल होती हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों और अपडेट्स के आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।